देखिए क्या है कि 40 मिनट बाद यह अब ऑटोमेटिक कट जाता है, तो 40 मिनट के बाद हमें दोबारा एड करना पड़ता है। तो अभी वेटिंग में हम एड करके फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं कि हेलो, आवाज़ सुनाई पड़ रही है ना पंकज? यस सर। हाँ। तो अब हम शुरू करते हैं कि जो उदारवादी थे, उदारवादियों ने दो प्रकार की नीति बनाई। पहला इन्होंने कहा कि हम जो भी भारतीय हैं, इनमें हम राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद, इनमें हम राजनीतिक चेतना जागृत करेंगे। और जब हम इनमें पॉलिटिक रूप से इन्हें चेतना ला देंगे, तो यह सभी लोग एकता इनमें स्थापित हो जाएगी। और दूसरा इन्होंने ये किया कि हम लंदन में जाके जो लंदन के लोग हैं, उन्हें हम भारतीयों के पक्ष में करेंगे कि आप देखिए कि भारत में क्या क्या हो रहा है। भारत में जो आपके यहाँ लागू कानून है, भारत में लागू नहीं है। तो इससे जब लंदन के लोग भारत के पक्ष में आ जाएंगे, तो यहाँ संसद पे दबाव डालेंगे और फिर संसद भारतीयों के लिए अच्छे कानून बनाएगी। तो इसको लिए इन्होंने क्या किया कि प्रार्थना, कि यहाँ से हम लोग लेटर लिखते थे और निवेदन करते थे कि ऐसा करिए कि आप हमें रियायत कर दीजिए, हम भी आपके ही लोग हैं। तो इसमें लंदन, एक बार क्या हुआ कि नौरोजी साहब, 1892 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, यह लंदन ही रखा गया था कि लंदन में करेंगे। लेकिन लंदन में चुनाव होने के कारण वह हो नहीं पाता। और इन्होंने जो दूसरा इनकी पॉलिसी है कि ब्रिटिश जनमत जो है और ब्रिटिश सरकार दोनों को भारत में पक्ष में करना है, इसके लिए इन्होंने एक कमेटी, ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश कमेटी इंडिया का गठन किया। ब्रिटिश कमेटी इंडिया का गठन किया। यह कमेटी का काम था कि यह जो भी ब्रिटिश हैं उसको भारत के पक्ष में करेगी और फिर भारत के लिए कानून बनाएगी। लेकिन इसका ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है भारतीयों को। तो इसी में धीरे धीरे क्या हुआ कि समय जब बीतता है, तो उग्र स्वभाव के लोग कांग्रेस में प्रवेश कर जाते हैं, जिनमें लाला लाजपत राय, गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, अश्विन कुमार दत्ता, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में प्रवेश कर जाते हैं। तो इन्होंने देखा कि जो उदारवादी हैं यह याचना करते हैं, यह दूत मंडल भेजते हैं, लेकिन यह कभी प्रत्यक्ष रूप से उनके विरोध बात नहीं करते हैं। और इसी कारण यह रहा कि ज्यादा लाभ उदारवादियों को नहीं मिल पाया। लेकिन उदारवादियों का कुछ लाभ भी देखते हैं कि उदारवादियों का ही प्रभाव रहा कि आपका 1892 का जो अधिनियम है वह लाया गया था, जिसपे उदारवादियों का ही प्रभाव दिखता है। और इन्होंने क्या किया कि जो ड्रेन वेयर ऑफ वेल्थ के माध्यम से इन्होंने जनता के सामने जो औपनिवेशिक कंपनी का जो चरित्र है उसको सामने रखा कि भारत का दुखों का कारण भारतीय लोग नहीं है, बल्कि यह दूर बैठा, यह जो अंग्रेज हैं, यह जो शासक हैं, यह लोग हैं। इन्होंने भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद जगाया और इन्होंने भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा से प्रशिक्षित किया। तभी जाके जो अगला हम देखते हैं कि उग्रवाद, जो जिनमें लाल बाल बाल, एक तीन लाल बाल बाल बड़ा मशहूर होता है। इन्होंने क्या किया कि जो उदारवादी हैं इनका खुले धड़े से विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि ये लोग राजनीतिक भिक्षावृत्ति करते हैं, यह सिर्फ उच्च जाति लोगों का ही है। जो मीटिंग जैसे हम लोग जाते हैं टूर पे, ये कहते हैं कि बस एक दिन आएंगे, ये लोग टूर पे आते हैं। तो इनका बहुत, इन्हें भला बुरा कहा गया। तो उग्रवादियों का मानना यह था, उग्रवादियों का देखते हैं कि जो उग्रवादी हैं इनके कुछ पॉलिसी हैं। यह मानते हैं कि विदेशी शासन जो है इससे घृणा करो,
इनसे उम्मीद रखने का कोई फायदा नहीं है कि यहाँ भारत के लिए कुछ करेंगे, बल्कि अपना उद्धार के लिए आपको खुद ही प्रयत्न करने की जरूरत है। और आप अच्छा, कोई ये बताए कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्होंने कब कहा था? पंकज भाई, डॉक्टर साहब जी जी सर। बताइए। सर ये 1887 के साथ आसपास का आता था। हाँ, देखिए 1897 में 1897 में ही तिलक ने घोषित कर दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन क्या है कि इनके यह कांग्रेस जो उदारवादी हैं, इनका विरोध करते थे। तो इनसे उदारवादियों का हमेशा संबंध ठीक नहीं रहे हैं। तो इन्होंने जो उग्रवाद रहा है, इन्होंने अपना लक्ष्य घोषित किया कि हम स्वराज चाहते हैं। यह स्वराज का जो मतलब है, यह पूर्ण स्वराज नहीं है। यह कंपनी से अभी भी कि जो अंग्रेज हैं उनसे अलग होकर बात नहीं करते। यह कहते हैं कि कि कांग्रेस अंग्रेज रहेंगे, लेकिन हमको स्वराज चाहिए कि हम अपना खुद शासन करें। और इन्होंने क्या किया कि इनका एक सिद्धांत यह था कि जो राजनीतिक क्रियाकलाप में है, कि जितने भारतीय हैं इनका प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए। इनमें यह नहीं कि सिर्फ यह बड़े पढ़े लिखे लोग की ही भागीदारी हो, नहीं, बाकी सभी लोगों की भागीदारी इसमें होनी चाहिए। और लोगों को खुद निडर होके सामने आना होगा और आत्मत्याग करने के लिए भी तैयार रहना होगा कि कब आपके बलिदान की जरूरत पड़ जाए। अब इनका हम देखते हैं कि टूल्स, इन्होंने कौन कौन से ऐसे उपकरण अपनाए। तो इससे पहले हम देखते हैं कि कर्जन का जो पॉलिसी था, कर्जन ने क्या किया कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में क्या था कि बंगाल से ही ज्यादा क्रांतिकारी निकलते थे। जितना आपने देखा कि लाल जो अरविंद घोष हैं, ये भी बंगाल के ही हैं, सच एस.एन. बनर्जी ये भी बंगाल के हैं, मोहन राय ये भी बंगाल के हैं, विद्यासागर ये भी बंगाल के हैं। तो बहुत सारे लोग बंगाल से ही निकलते थे। तो कर्जन को लगा कि क्यों ना बंगाल को ही दो पार्टी में बांट दिया जाए और फूट डालो राज करो की पॉलिसी अपनाई जाए। तो इन्होंने क्या किया कि बंगाल को दो आधार पे बांटा, एक भाषा के आधार पे, एक धर्म के आधार पे। भाषा के आधार पे इन्होंने ये कहा कि जो पहले जो पूरे बंगाल में बंगाली भाषा के आधार पर उन्होंने कहा कि ये पूरे 5,40,00,000 जनसंख्या थी, जिसमें 1,70,00,000 बंगाली भाषा और उड़िया या हिंदी जितने भी अन्य भाषा थे वह 3,70,00,000 थे। और धर्म के आधार पे हम देखते हैं, इन्होंने कहा कि धर्म के आधार पे बांटने का इनका ये था कि पश्चिम और पूर्वी में, पश्चिम में इन्होंने कहा कि जितनी पश्चिम में टोटल जनसंख्या थी वह 5,40,00,000 थी, जिसमें 4,20,00,000 हिंदू थे। और जो पूर्वी में थे, पूर्वी में पूरे 3,10,00,000 थे, जिनमें 1,20,00,000 मुस्लिम थे। ये धर्म के आधार पे इन्होंने बांट दिया। जो एक ही याद करने पड़ते हैं। हाँ जी, नहीं याद नहीं, बस याद रखना है कि कितने आधार पे बांटा गया है। एक भाषा के आधार पे बांट दिया गया, एक धर्म के आधार पे। अब जो बंगाल में बंगाली अल्पसंख्यक जो बहुसंख्यक थे वह अल्पसंख्यक हो जाते हैं। और इसमें जो कर्जन ने तर्क दिया था, कर्जन ने कहा कि बंगाल जो है बहुत बड़ा है, इसका प्रशासन करना चुनौती भरा है। वो चाहता था प्रशासन दो भाग में बढ़ते हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल है यह असम भी इसमें इंक्लूड था, और यह मुस्लिमों का बाहुल, जो अगर बांट दिया जाता तो मुस्लिमों का बाहुल एरिया हो जाता। और मुस्लिमों को खुश करने के लिए ही कर्जन ने ढाका को राजधानी बताया। और इसी के विरुद्ध क्या हुआ कि एक सेकेंड कि 19 जुलाई 1905 में यह घोषणा किया गया कि हम बंगाल को बांटेंगे, और 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू कर दिया गया कि बंगाल अब से बट गया होता है। तो जो 16 अक्टूबर है
जिस दिन से यह प्रभावी होता है, इसी को बंगालियों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। 16 अक्टूबर शोक दिवस। इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम और हिंदू दोनों लोग एक साथ लड़े और इन्होंने कस्में खाई, एक दूसरे को राखी बांधे, गंगा स्नान किए, पैदल नंगे पैरे पैदल ही यात्रा किए, वंदे मातरम के गीत गाए, महिलाओं ने व्रत रखा और एक बड़ा आंदोलन, बंग भंग आंदोलन खड़ा हो गया। इसमें क्या हुआ कि जो महत्वपूर्ण नेता थे, जैसे आप एस.एन. बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र राय, पृथ्वी चंद्र राय हैं, इन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े सभाएं की हैं और इन्होंने कई सारे पत्रिकाएं निकाली, जैसे हितवादी, संजीवनी, बंगाली पत्रिकाएं निकाली, प्रार्थना पत्र जारी किया गया। और क्या हुआ कि अब जो बंगाल में जो बंग भंग आंदोलन था, इसको बंगाल के बाहर क्या है कि एक क्वेश्चन आप देखेंगे कि जितने भी बड़े आंदोलन हैं, जैसे आप अगर एनसीएम का आप देखेंगे कि जो असहयोग आंदोलन है, इसमें ये देखा जाता है कि दक्षिण भारत में कौन सा किया गया था, उसका नेतृत्व, लीडरशिप किसके हाथ में थी, ईस्टर्न में किसके हाथ थी। तो इस प्रकार से हमें इस बार स्वदेशी जो आंदोलन है, इसमें ये देखना है, जैसे मद्रास, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, पंजाब में लाला लाजपत राय और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, और पूना और बंबई दोनों में तिलक ने नेतृत्व किया था। और इसी के साथ क्या होता है कि उदारवादी और जो है उग्रवादी, इन दोनों के लोग के कुछ मुद्दों पे विरोध हो जाता है। जैसे मुद्दे ये थे कि जो बंगभंग आंदोलन है या जो गर्मवादी दल हैं, उग्रवादी दल हैं, यह चाहते थे कि बंगाल के बाहर बंगभंग आंदोलन जो है या स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल के बाहर चलाया जाए। लेकिन जो नरमवादी हैं, ये कहते हैं कि नहीं, बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। और जो अभी तक गर्म दल का लोगों का पूर्ण स्वराज का लक्ष्य है, वह चाहते हैं कि कांग्रेस का भी लक्ष्य पूर्ण स्वराज होना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पर नरम दल और गर्म दल में विरोध हो जाता है। इसी के साथ 1906 में कलकत्ता में नौरोजी साहब, यह हुआ कि गर्म दल के लोग चाहते थे कि ये नरम दल के लोग ठीक नहीं हैं, इनको कांग्रेस से बाहर कर दिया जाए और अपनी इच्छा अनुसार जो भी पॉलिसी है उसको लागू किया जाए। तो चाहते थे कि 1906 में जो अध्यक्ष बने वह गर्म दल से ही बने, चाहे लाल बाल पाल पड़े जिनमें भी हैं, चाहे तिलक बने या लाजपत राय बने या बिपिन चंद्र, जो भी है गर्म दल का होना चाहिए। लेकिन नौरोजी साहब बन जाते हैं, जब नौरोजी साहब बन जाते हैं तो दोनों दल में शांत रहते हैं। और इसी समय यह पास कराने में जो उग्रवादी दल है, उग्रवादी दल सक्सेस हो जाते हैं। इन्होंने दो, एक तो स्वशासन या स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और स्वराज के साथ ही स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये तीन, टोटल यहाँ पे 4 प्रस्ताव कांग्रेस में पारित किया गया। और यह हुआ कि 1907 में होना था नागपुर में। जो गर्मवादी दल हैं यह चाहते थे कि जो कांग्रेस का अधिवेशन है वह नागपुर में हो जाए। महाराष्ट्र जो है यह तिलक का प्रभाव एरिया था, लेकिन क्या हुआ कि इसका सूरत में तय कर दी जाती है और चाहते थे कि ठीक है सूरत में कर लीजिए, लेकिन क्या किया जाए कि जो अध्यक्ष हो वह गर्म दल का हो। अध्यक्ष के मुद्दे पे फिर बवाल हो जाता है। तो यहाँ पे रास बिहारी बोस को साथ में कौन सा बना था अध्यक्ष कांग्रेस का, पंकज भाई? सर जिस जगह पे होता था वहां का अध्यक्ष नहीं बनता था। हाँ, सूरत वाले में जब हुआ था तो कौन बना था? सर लाजपत राय बने थे। नहीं नहीं नहीं, अरे सर वो क्या नाम है उनका, तिलक। तिलक तो कांग्रेस का अध्यक्ष बन ही नहीं पाए कभी जीवन भर। अच्छा, उनका एक ही मौका था 1907 वाला डॉक्टर साहब, लेकिन वो खेल नहीं गया। ये रास बिहारी बोस बन जाते हैं ना।
हाँ, 1907 में हाँ रास बिहारी बोस बनते हैं। लेकिन इनमें जो क्या है कि जो उदारवादी हैं, यह कांग्रेस पे ही दबाव डालते हैं कि जो 1906 में जो प्रस्ताव पारित किया गया था, जिनमें यह स्वराज की बात की गई थी, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, यह प्रस्ताव को वापस ले लें। इस मुद्दे पर कांग्रेस में विभाजन हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो इसके हाँ, यह हमारा जो उदारवादी दल है, और उदारवादी हमने देख लिया, अब गर्मवादी हमने देख लिया। इसी के साथ जब यहाँ से बंटवारा हो जाता है, कांग्रेस का जब विभाजन हो जाता है, तो यहाँ से इसी के बाद जो है तिलक साहब को सजा हो जाती है, जेल चले जाते हैं 6 साल के लिए। 8 में 14 में वापस स्थिति होती है और उदारवादियों का प्रभाव हो जाता है। लेकिन 1909 में जो अधिनियम आता है, उसमें उदारवादियों को रिझाने वाला प्रावधान था, तो उदारवादी यहाँ से हट जाते हैं। इसी के साथ अगला हम देखते हैं कि भारत में जब होता क्या है कि उदारवादी दल की नीतियों से खपा होके तो उग्रवादी दल आए थे। अब इन्होंने देखा हुआ क्या कि उग्रवादी दल को भी कोई खास, कहाँ गया, उग्रवादी दल को भी कोई खास लाभ नहीं मिला, तो इससे मुंह भंग हो गया। जो तरुण लोग, जो यंग लोग थे, इनको ही लगा कि ये सब बेकार की बातें हैं, अब तो अंग्रेज से सीधा मुकाबला का करने का है। और जो इनका विश्वास था कि हम कोई निवेदन नहीं करेंगे, हम बम वो पिस्टल, इन दोनों के सिद्धांत, इनका जो फिलॉसफी है बम वो पिस्टल का है कि जितने भी विरोधी हैं उन पे बम पटक दो या उनको गोली मार दो। तो इसको भी क्रांतिकारी जितने भी आंदोलन है, इनको भी दो फेस में देखा जाएगा। हम पहला फेस में देखते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियां कहाँ शुरू होती हैं। इसको भी हम बांट के चलेंगे कि ऐसे क्रांतिकारी पहले भारत में देखेंगे कि भारत में बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, मद्रास, पंजाब। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत के बाहर क्रांतिकारी दल कौन से थे, कि यूएसए, कनाडा, स्पेन, जर्मन, सिंगापुर, इस सब में देखेंगे। तो हम देखते हैं कि बंगाल बंगाल में जो ये चला क्रांतिकारी, सबसे पहले यह जो उच्च जाति के लोग हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की। एक आते हैं अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का हमें ध्यान रखना है कि अनुशीलन समिति 2 स्थापित की गई थी। एक मिदनापुर में स्थापित किया गया था। मिदनापुर में जो स्थापित किया गया था, एक सेकंड थोड़ा पानी पी। अनुशीलन समिति जो मिदनापुर का था वह ज्ञानेंद्र बसु, ये हमें याद करने की जरूरत है कि अनुशीलन समिति, और एक कलकत्ता में स्थापित किया। कलकत्ता में जो स्थापित किया गया वह पी मित्रा द्वारा। पी मित्रा के साथ ही कुछ सदस्य भी थे इनका साथ देने के लिए, जिसमें जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बारिंद्र कुमार घोष, यहाँ अरविंद कुमार घोष के भाई हैं। अनुशीलन समिति का मतलब क्या था, यह जो तरुण या यंग लोग हैं इनको नैतिक शिक्षा देते थे और शारीरिक रूप से इनको ट्रेनिंग दिया करते थे कि कैसे आपको लड़ाई लड़नी है। लेकिन यह ज्यादा सफल नहीं हुआ, यह 1908 तक आते आते निष्क्रिय हो गया। लेकिन इसी बीच में इन्होंने कुछ इनकी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने क्या किया कि 1906 में बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन्होंने युगांधर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाला। और 1908 में मुजफ्फरपुर जिला, जो बिहार का मुजफ्फरपुर जिला है, इसमें किंग्सफोर्ड जज हैं। किंग्सफोर्ड ने क्या किया था कि छोटे छोटे अपराधों में भी बड़ी बड़ी सजा दिया था। तो इनका जो क्रांतिकारी हैं, रिवोल्यूशनरी हैं, इनका मानना है कि हम उन सभी लोगों को मारेंगे जो अन्याय करते हैं और अंग्रेजों से प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से हम लड़ाई लड़ेंगे। तो इन्होंने मुजफ्फरपुर के जो जज थे किंग्सफोर्ड, इन्होंने उन पे बम पटक दिया।
लेकिन क्या हुआ कि बम उनपे न पटक के कनेडिया की गाड़ी थी उस पे गिर गई। तो इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों लोग पकड़े गए। तो खुदीराम बोस को क्या हुआ, फांसी हो गया, लेकिन प्रफुल्ल चाकी जो थे उन्होंने आत्महत्या कर लिया। इसमें एक अलीपुर षड्यंत्र कांड होता है। इसमें एक मानिक टोला गार्डन है और कलकत्ता में अवैध हथियारों की तलाशी होती है, जिसमें 34 लोग पकड़े जाते हैं। इसी में जो घोष बंधु हैं, जिनमें वारिंद्र कुमार घोष और अरविंदो घोष भी पकड़े जाते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया था कि 2-3 बड़े अधिकारी जो हैं उनका उन्होंने हत्या कर दी। जैसे एक ही था कि जो पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट या हाँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट या डीएसपी, उसकी इन्होंने हत्या कर दी। और एक सरकारी गवाह थे सुरेंद्र गोसाई, उनकी इन्होंने लोगों ने हत्या कर दी। और एक सरकारी प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील था, उसका इन्होंने हत्या कर दी। तो अलीपुर षड्यंत्र में क्या हुआ कि अरविंद घोष को तो छोड़ दिया गया, लेकिन वारिंद्र घोष को जेल हुआ। यहीं से अरविंद घोष जाते हैं और अपने जो भी अभी आंदोलन में वो भागीदारी करते थे, यहीं से संन्यास ले लेते हैं। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र में क्या होता है। महाराष्ट्र में क्या होता है कि एक 1918 में सेडिशन कमेटी या देशद्रोह समिति बनती है। देशद्रोह जो समिति है, रॉलेट के अध्यक्षता में, जो रॉलेट एक्ट है, ये रॉलेट के अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी बनती है। और सेडिशन कमेटी ने 1918 में अपनी रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में ही माना गया कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं सबसे पहले महाराष्ट्र से शुरू होती हैं। महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में शुरुआत कहां से दिखती है। महाराष्ट्र में 1879 में रामोसी विद्रोह होता है। रामोसी जो फड़गे साहब हैं, फड़गे साहब ने यहां से विद्रोह शुरू किया था। इन्होंने क्या किया था कि धन को लूटा और डकैती डाली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि संचार लाइन जो भी जो कम्युनिकेशन लाइनें थी, उन्हें उसको नष्ट कर दिया। उसके बाद तिलक साहब 1893 या 92 के समय उन्होंने गणपति और शिवाजी त्योहार मनाया और अपनी पत्रिका मराठा और केसरी। इससे पहले क्या हुआ कि पूना में प्लेग आ जाती है। सर वो मराठा है या महारत्ता है? मराठा और केसरी महारत्ता है। नहीं, हिंदी मराठा है। अच्छा। मराठा और केसरी इनकी 2 पत्रिका है ना। जो मराठा ये अंग्रेजी में है, केसरी मराठी में है। 1897 में क्या होता है कि पूना में प्लेग आ जाती है। तो प्लेग जो आती है उसका जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, प्लेग कमेटी। जो प्लेग कमेटी का जो मुख्य होता है वह श्री रैंड और उसका एक लेफ्टिनेंट होता है, वो एयस्ट है। यह क्या करते थे कि जिस घर में जाते थे वहां दुर्व्यवहार, जो भी भारतीय लोग हैं उन लोगों से या पीड़ितों से दुर्व्यवहार करते थे। तो इनके लिए शिवाजी ने एक पत्रिका, जो इनका पत्रिका मराठा केसरी में, इन्होंने इसमें लेख लिखा कि जैसे अफजल का हत्या शिवाजी ने किया था, ऐसे ही इन जो अंग्रेज हैं, जो दुष्ट हैं, इनकी हत्या की जानी चाहिए। तो चापेकर बंधु दो भाई थे, यह दोनों लोग जाके पूना प्लेग का जो रेंड और एस्ट है, इनकी हत्या कर देते हैं। तो इन्हीं के जुर्म में तिलक साहब को यहाँ 18 महीने का जेल हो जाती है। महाराष्ट्र से ही जो अगले क्रांतिकारी हैं वो है दामोदर या डीवी सावरकर। डीवी सावरकर ने क्या किया कि 1899 एक इन्होंने गोपनीय सभा मित्र मेला क्या है कि जो मेजनी का तरुण इटली था, उसी के आधार पे भारत में मित्र मेला का गठन किया गया। मित्र मेला ही 1904 में जाके अभिनव भारत में परिवर्तन हो गया। लेकिन यहाँ दामोदर के खिलाफ ब्रिटिश कार्रवाई होती है, दामोदर भाग के विदेश चले जाते हैं। 1909 में क्या होता है कि अनंत कान्हारे ने नासिक के जो जिला मजिस्ट्रेट है, उनकी इन्होंने हत्या कर देती है और इनको पकड़ के फांसी दे दी जाती है। और अब हम देखते हैं कि
ये हमने महाराष्ट्र का देखा, अब इससे पहले हमने बंगाल का देखा था, अब हम देखेंगे पंजाब में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी हैं। पंजाब में क्या हुआ कि लगातार 2 अकाल पड़े थे। अकाल पड़ने के बाद भी क्या हुआ कि टैक्स ज्यादा मतलब टैक्स का जो वेस्ट था वो ज्यादा था, उसको जबरी वो वसूल किया गया। और अंग्रेजों ने बेगारी प्रथा भी यहाँ पे लागू किया गया था, लोगों को बगैर पैसे के काम करवाते थे। इसके खिलाफ लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, लाला लाजपत राय की जो पत्रिका है पंजाबी, इसके माध्यम से लोगों में इन्होंने यह बात पहुंचाई कि यह अंग्रेज कैसे भारत के लिए सही नहीं है। और अजीत सिंह की जो पत्रिका है वो अंजुमन ए मोहिबसान, मोहिसबान ए वतन, एक जो अंजुमन ए मोहिबसान ए वतन एक इनकी कमेटी है, लेकिन भारत माता इनका पत्रिका है। इसमें इन्होंने अंग्रेजों को खिलाफ लिखे। पंजाब में और भी क्रांतिकारी हैं, जिसमें आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद, एक कवि हैं लालचंद, उर्दू कवि हैं लालचंद या उर्फ फलक, ये लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद क्या है, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के खिलाफ भी ब्रिटिश कार्रवाई की जाती है और यहाँ से चले जाते हैं। अगला हम देखते हैं कि अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ, अब दिल्ली, दिल्ली में हम देखते हैं कि 1912 में जब राजधानी परिवर्तन की जा रही थी, राजधानी यहाँ कलकत्ता से दिल्ली आ रही थी, तो हार्डिंग हार्डिंग सेकेंड के ऊपर बम फेंकी जाती हैं और इसमें रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल का मुख्य भूमिका था, ये लोग भाग जाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि विदेशों में कौन सी क्रांतिकारी बनी है। विदेशों में हमने देखा कि इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्या हुआ कि 1905 में भारत में बहुत सारे क्रांतिकारी थे और उन्हीं में एक श्याम जी कृष्ण वर्मा यह लंदन चले जाते हैं। लंदन में इन्होंने इंडिया हाउस या भारत स्वशासन समिति का गठन करते हैं और इनकी एक पत्रिका है सोशियोलॉजी। इसके माध्यम से यह चाहते हैं कि जो भारत में लोग रह रहे हैं उनमें भारत के प्रति राष्ट्रवाद फैलाया जाए। लेकिन क्या होता है कि इसके बाद इन्हीं के साथ और जो यहाँ से डीवी सावरकर गए थे लंदन, वह इनके में यहाँ शामिल हो जाते हैं। ढींगरा साहब, हरदयाल, ये भी यहाँ शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब अमेरिका और ब्रिटेन एक तरफ हो जाते हैं तो यहाँ से इनको भागना पड़ता है। फिर ये चले जाते हैं फ्रांस, लेकिन फ्रांस में भी ब्रिटेन और फ्रांस की सहमत हो जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, तभी चले जाते हैं जर्मनी। जब ये जर्मनी चले जाते हैं तो इंडिया हाउस का जो भार है यह डीवी सावरकर को दे देते हैं और सावरकर साहब, डीवी सावरकर साहब 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम इनकी किताब है वो यहीं पे लिखते हैं और मेजनी की आत्मकथा भी यहीं लिखते हैं। लेकिन क्या होता है कि 1909 में मदन लाल ढींगरा ने, एक कर्नल वायली हैं नासिक के कर्नल वायली, इनकी हत्या कर देते हैं और नासिक षड्यंत्र केस में डीवी सावरकर को आजीवन रूप से काला पानी का सजा कर दे दी जाती है। अब देखते हैं कि फ्रांस में क्या हुआ। फ्रांस में क्या हुआ कि यहाँ पे भिकाजी रुस्तम कामा, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा और एसा राणा, इन दोनों ने यहाँ पे भारतीयों के लिए, जो भारत में रहते थे, वो चाहते थे कि भारत के लिए क्रांति में भारत का सहयोग करें। जो राणा साहब हैं, राणा का पेरिस में ही इन्होंने मुख्य अपना वहां पे कार्यालय खोला और राणा साहब ये क्या करते थे कि यह ऐसे भारतीय जो भारत के बाहर पढ़ना चाहते थे, इन्होंने छात्रवृत्ति चलाया था। उसका देखते हैं हम अमेरिका और कनाडा। अमेरिका में क्या होता है, एक सेकेंड कि अमेरिका में
नवंबर 1 नवंबर 1913 के फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की गठन की जाती है लाला हरदवाल द्वारा, और बरकतुल्ला भी इसमें साथ थे। यहीं पे यह क्या होता है कि 1857 का युद्ध होता है, इसके याद में गदर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका जारी की जाती है, और पत्रिका के नाम पे ही इसका आंदोलन का नाम पड़ता है गदर आंदोलन। अभी हम यहाँ छोटे छोटे देख रहे हैं, बाद में हम गदर आंदोलन व्यापक विस्तृत तौर पे देखेंगे। जर्मन में जर्मन में क्या हुआ कि जर्मन और इंग्लैंड दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे। ये दोनों विश्व युद्ध में अलग अलग खेमासे थे। तो अंग्रेजियों के विरुद्ध जर्मनी एक भारतीयों के लिए एक सरल अस्त्र साबित हुए। तो जितने भी लोग जाते थे बाहर, वो सब जर्मन चले गए। इसमें लाला हरदयाल, इनके सभी साथी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय भी यहीं चले जाते हैं। अब देखते हैं गदर पार्टी। गदर गदर आंदोलन हमने देखा कि 1913 में गठन किया गया। लाला हरदयाल, रामचंद्र, बरकतुल्ला ये सब मिलकर गठन करते हैं। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में रहता है। इनके जो कार्यकर्ता होते हैं, यह होता है कि पंजाब के एरिया से ऐसे किसान जो बाहर चले गए थे कमाने के लिए, कभी कभी सैनिक भी रहे थे, यह सभी लोग गदर आंदोलन के सदस्य बन जाते हैं। और यह हमने देखा सैन फ्रांसिस्को में। लेकिन इन लोगों से पहले भी छोटे स्तर पे कुछ देखते हैं कि कौन ऐसे लोग थे जो भारत के प्रति या भारत के पक्ष में वहां पे आंदोलन चला रहे थे, जिनमें रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना बाद में गदर आंदोलन के सदस्य बन जाते हैं। और एक ही देखते हैं कि वैंकूवर, वैंकूवर कहाँ पे है? कनाडा। हाँ, कनाडा के वैंकूवर में एक स्वदेशी सेवक गृह का गठन किया गया, जिनमें क्या होता है कि अब देखें कि क्रांतिकारियों से भी क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि यह कहाँ पे गठन किया गया था। अब 2000 अभी 13-14 का प्रश्न उठा के देखेंगे और 12 का, तो एक एक आया था, जिसमें गदर भी आया है और सारे आया है। तो इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम लोग याद करें कि स्वदेशी सेवक गृह, इसका गठन जीडी कुमार ने किया था। यह वैंकूवर में हुआ था। और एक सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस का गठन होता है, जिसमें जीडी कुमार प्लस तारकनाथ दास, इन दोनों ने मिलके यूएसए के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस का गठन करते हैं। एक कामागाटा मारू प्रकरण, यह क्या है, कोई बताए? पंकज भाई। हाँ सर, ये एक शिप था जो मतलब कनाडा से इंडिया आना था, लेकिन वो यूएसए आना था, लेकिन वहां पे मना कर दिया था इसे जाने के लिए। हाँ सिंगापुर से हेलो। हाँ हाँ। कनाडा का। तो यह होता यह है कि 1914 में एक बाबा गुरुदित्त सिंह हैं, इन्होंने एक जापानी जलपोत लिया, उसका नाम ही था कामागाटा मारू। इसमें क्या हुआ कि 372 लोग, जिनमें 351 सिख थे और 21 मुस्लिम, सिंगापुर से लेके यहाँ से, सर हाँ जी, बात करते हैं 370 है? 372 सर हमने जो पढ़ा था वो 370 था उसमें। नहीं, 351 और 21, 372 हो जाएगा ना। देख लीजिएगा, फिर मैं देख लूंगा, हो सकता है। हाँ, एक बार क्रॉस चेक कर लें। हाँ, हो सकता है आंकड़े गलत हो, देख लेंगे। इसमें इसमें होता क्या है कि ये सिंगापुर से जो जलपोत है यह चलती है वैंकूवर के लिए। लेकिन वैंकूवर में क्या होता है कि एक लॉ पारित हो जाता है कि कोई भी जो अंग्रेज का जो भी कॉलोनी है वह डायरेक्ट नहीं जाएगा, वह अंग्रेजी कॉलोनी से होते हुए जाएगा। तो जैसे वैंकूवर पहुंचने वाले रहते हैं, वहीं पे कानून लागू हो जाता है। तो फिर क्या है कि यह जहाज वापस आती है। वापस जब आती हैं तो यहाँ बंगाल के पास बजबज नामक स्थान है, वहां पे उतारी जाती हैं। लेकिन उसी समय अंग्रेज और ये जो 3 लोग थे, इनमें विद्रोह हो जाता है और यहाँ से गुरुदित्त भाग जाते हैं। तो लोगों को ट्रेन में बैठा के पंजाब लाया जाता है। लेकिन जब लोग पंजाब में आते हैं तो लोग विद्रोह पे उतारू हो जाते हैं, और ये लोग क्या करते हैं कि लूट, जैसे ये लोग वहां अमृतसर, यहाँ पे लोग लूट कर मचा देते हैं।
और अगला हम देखते हैं कि जो भी विदेशों में रह रहे थे, हाँ, यह तय हुआ, सॉरी कुछ पेज गड़बड़ हो गया। हाँ याद है कि होता क्या है कि जो अभी लाला हरदयाल है, इस सब यूएसए से, जब यूएसए में थे, यूएसए और ब्रिटेन का संबंध हो गया, तो ये लोग यूएसए से भाग जाते हैं और चले जाते हैं यूरोप। तो यूरोप में क्या होता है कि वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल लोगों ने, और जर्मन का एक विदेश मंत्रालय, इन दोनों के सहयोग से ये जिम्मेरमैन योजना, जिम्मेरमैन प्लान आप देख लीजिएगा प्लीज, जिम्मेरमैन योजना बनाई जाती है। और यहीं पे जिम्मेरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस का गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य यह था कि जो भी भारत में रहे, जो भी विदेशों में भारतीय लोग रह रहे हैं, यह अंग्रेजी शासन के प्रति इनको संगठित करना है और इनको प्रेरित करना है कि यह जाके भारत अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े। और जो भी इनको चाहे पैसे कमी हो चाहे हथियार की, यह सभी जो बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस है, यह उपस्थित मतलब इनको देगी। तो इसी सिलसिले में जो भी भारत के बाद जो भी उपनिवेश थे, वहां पे जो यह बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस थे, इनके सदस्य लोग आते हैं, बगदाद जाते हैं, ईरान जाते हैं, तुर्की जाते हैं, काबुल जाते हैं, भारत आते हैं। इसी सिलसिले में एक यहाँ काबुल में एक शिष्टमंडल जाता है, और महेंद्र प्रताप, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला और उबैदुल्ला सिंधी, इन लोगों के साथ एक शिष्टमंडल जाता है काबुल। और काबुल में ये लोग, जो काबुल के युवराज हैं अमानुल्लाह के साथ, ये लोग मिलके एक अस्थायी सरकार का गठन कर लेते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये लोग अस्थायी सरकार का गठन कर लिए। उसी के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हम देखते हैं कि एक डेट तय हुई, कौन सा डेट का, हाँ, हाँ, कि 1915 में, 21 फरवरी 1915 को फिरोजपुर, लाहौर, रावलपिंडी, यहाँ पे सशक्त विद्रोह किया जाएगा। इसके लिए जवान, पैसे, हथियार सभी तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन इसकी सूचना अंग्रेजों को लग जाती है। जब अंग्रेजों को लग जाती है, तो ये क्या करते हैं कि भारत रक्षा अधिनियम के तहत इन लोगों पे कार्रवाई कर देते हैं, और यह हमारा जो प्लान है यह असफल हो जाता है। इसे हम देखते हैं सिंगापुर। सिंगापुर में क्या होता है कि 15 फरवरी 1915 को यहाँ पे पंजाबी मुसलमान और वहाँ सिख, इन दोनों ने मिलकर, जिनमें जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी, सूबेदार दाऊद खान, इन लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो हम लोग देखा कि जो भी विदेशों में विद्रोह हुआ था, ये हमने देखा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। देखिए क्या हुआ कि थोड़ा इसमें पेज गलती इधर उधर हो गया, कि अभी हम लोग ये देखे थे, थोड़ा हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं, कि 1905 का जो बंगाल या बंगाल विभाजन विरोधी